नमस्कार दोस्तों। आज हम ग्राफिकेट्स कंपनी का जो आईपीओ ओपन हो रहा है 30 नवंबर से लेके 5 दिसंबर के बीच में, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे दोस्तों। देखेंगे दोस्तों इस वीडियो में ग्राफिकेट्स कंपनी काम क्या करती है, क्या सर्विसेज कंपनीज प्रोवाइड करवाती है, किस सेक्टर में कंपनी है और इस सेक्टर का फ्यूचर कैसा रहने वाला है। साथ में दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी डिस्कस करेंगे, कितना प्रॉफिट कंपनी कमा रही है और क्या कंपनी का परसेंटेज ऑफ ग्रोथ चल रहा है, कंपनी किस वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेकर आ रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। साथ में आईपीओ की डिटेल्स को भी डिस्कस करेंगे, क्या प्राइस रहने वाला है और एक लॉट में कितने शेयर रहने वाले हैं। और साथ में ये भी देखेंगे कि आईपीओ से जो कंपनी इन्वेस्टर्स से पैसा ले रही है उसको कहाँ पे यूज़ में लेने वाली है। साथ में कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देखेंगे कि कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है और हमें लिस्टिंग डे के दिन कितने रुपए पे लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। तो अब एक एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ग्राफिकेट्स कंपनी काम क्या करती है। बात करें ग्राफिकेट्स लिमिटेड की तो 1987 में कंपनी की शुरुआत हुई, मतलब काफ़ी पुरानी कंपनी है दोस्तों। देखते हैं कंपनी काम क्या करती है। तो दोस्तों कंपनी मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट और कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है अपने क्लाइंट्स को। इसका मतलब है ये अपने क्लाइंट्स के लिए दोस्तों एडवर्टाइजमेंट बनाती भी है और साथ में उसको किस तरह से उसके कस्टमर्स तक कम्युनिकेट करना है, मतलब मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहना चाहिए, उसकी सर्विसेज भी अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करवाती है। इसको दोस्तों थोड़ा सा अगर हम डिटेल में समझे तो ये जैसे अपने क्लाइंट के लिए एडवर्टाइजमेंट सबसे पहले बनाती है, फिर उन एडवर्टाइजमेंट को किस तरह से उन क्लाइंट्स को प्रमोट करना चाहिए उसकी सर्विसेज भी ये अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करवाती है। उन क्लाइंट को रेडियो, टीवी, एग्जीबिशन, डिजिटल मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन, आउटडोर होर्डिंग्स, डिजिटल स्क्रीन, स्ट्रीट फर्नीचर किस मोड से उनको जाना चाहिए उसकी सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करवाती है दोस्तों। ये दोस्तों कंपनी के कुछ क्लाइंट्स की लिस्ट है। इसमें रियल एस्टेट सेक्टर से भी कंपनी के क्लाइंट्स है, कॉरपोरेट भी क्लाइंट्स है कंपनी के, और गवर्नमेंट और पीएसयू से भी कंपनी के क्लाइंट्स है। एसबीआई, पीसी ज्वेलर्स जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम भी इसकी क्लाइंट लिस्ट में शुमार है दोस्तों। ये कुछ एडवर्टाइजमेंट्स है दोस्तों जो कंपनी ने अपने कस्टमर्स के लिए बनाए हैं। ये फर्स्ट वाला इसमें यूको बैंक के लिए बनाया है, ये सेकंड वाला टाटा मोटर्स के लिए बनाया है कंपनी ने, और ये थर्ड वाला एपीजे यूनिवर्सिटी के लिए बनाया है। तो इस तरह से दोस्तों ये कंपनी अपने कस्टमर्स के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाती है और साथ में उनको ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती है कि आपको जो ये बना हुआ एडवर्टाइजमेंट है कहाँ पे प्रमोट करना चाहिए, उससे आपको ज़्यादा कस्टमर्स मिलेंगे और ज़्यादा बेनिफिट होगा इस एडवर्टाइजमेंट का। अब दोस्तों हमने ये तो देख लिया है कि कंपनी काम क्या करती है और कंपनी किस सेक्टर में काम करती है। अब अगर दोस्तों कंपनी के फ्यूचर की बात करें तो सेक्टर तो काफ़ी अच्छा है, सेक्टर तो काफ़ी ग्रोइंग है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत आजकल हर कंपनीज को होती है और छोटी कंपनी होने के बावजूद बड़ी बड़ी कंपनीज इसके क्लाइंट्स है। तो दोस्तों इसका मतलब है काम तो ये कंपनी अच्छा ही करती है। और सेक्टर की बात करें तो सेक्टर तो काफ़ी ग्रोइंग है और आगे भी काफ़ी ग्रोथ इस सेक्टर में रहने वाली है दोस्तों। अब हम दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, उससे हमें ये पता लगेगा कि कंपनी ने अपने पास्ट में किस तरह से परफॉर्म किया है। ये देखिए दोस्तों, ये कंपनी के फाइनेंशियल्स है। फाइनेंशियल्स में हम सबसे पहले एसेट्स की बात करते हैं। तो कंपनी के एसेट्स 94 करोड़ से बढ़ के 110 करोड़ रुपए हो गए हैं 2 साल के अंदर। अगर इस ग्रोथ को परसेंटेज में देखते हैं दोस्तों तो हमें लगभग 17% की ग्रोथ देखने को मिली है 2 साल के अंदर एसेट्स में। दोस्तों काफ़ी कम ग्रोथ हमें देखने को मिली है एसेट्स में। छोटी कंपनी है पर ग्रोथ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए थी, मिनिमम 15 to 20% ग्रोथ पर ईयर होनी चाहिए, उससे ये हमें कमी नज़र आ रही है। बात करें दोस्तों कंपनी की सेल्स की तो कंपनी की सेल्स 47 करोड़ रुपीस से बढ़ के 99 करोड़ रुपीस हो गई है 2 साल के अंदर। सेल्स में तो दोस्तों हमें अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है कंपनी में। 2 साल में कंपनी की सेल्स डबल से भी ज़्यादा हो गई है दोस्तों। इस साल के भी अगर हम फिगर की बात करें तो वो भी हमें काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। 26 करोड़ की कंपनी ने सेल करी है 3 महीने के अंदर। अब बात करें कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 55 लाख से बढ़ के 5 करोड़ 56 लाख रुपए हो गया है 2 साल के अंदर। ये अच्छा सिग्नल है दोस्तों इन्वेस्टर्स के नज़रिए से। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हो रहा है और जो मार्जिन है सेल्स पे वो भी इंक्रीज हो रहा है।
इस साल का भी अगर हम कंपनी का प्रॉफिट देखें तो वो भी 2 करोड़ रुपए से ऊपर रहा है दोस्तों 3 महीने में ही, तो ये भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के रिजर्व्स की। तो कंपनी के रिजर्व्स 2 साल में कम ही हुए हैं। कंपनी के रिजर्व्स 31 करोड़ से घट के 29 करोड़ रुपए रह गए हैं। हो सकता है दोस्तों कंपनी ने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया हो या फिर किसी कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया हो। अब दोस्तों अगर हम कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करें तो हम ना तो इसको ज़्यादा अच्छा बोल सकते और ना ही इसको बुरा बोल सकते। इसमें कुछ तो फिगर्स ऐसे हैं जो हमें काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं और कुछ फिगर्स ऐसे हैं जो काफ़ी बुरे नज़र आ रहे हैं। जैसे कंपनी के एसेट्स में भी हमें काफ़ी कम ग्रोथ देखने को मिल रही है और नेट प्रॉफिट पहले तो अचानक इंक्रीज हो गया था, फिर उसके बाद डिक्रीज हुआ है नेक्स्ट ईयर। और दोस्तों छोटी कंपनी होने के हिसाब से मैं इससे और भी अच्छे फाइनेंशियल्स एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि छोटी कंपनीज में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है स्टार्टिंग में। सेक्टर की बात करें दोस्तों तो सेक्टर में तो काफ़ी बूम है, पर शायद कंपनी उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैटर नहीं कर पा रही है सही से। अब दोस्तों ये तो हो गई फाइनेंशियल्स की बात। अब आईपीओ से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। आईपीओ 30 नवंबर से लेके 5 दिसंबर के बीच में ओपन रहने वाला है। प्राइस की बात करें तो इसमें कोई प्राइस बैंड नहीं है, ये फिक्स प्राइस आईपीओ है, तो इसमें 111 रुपये पर शेयर फिक्स प्राइस रखा गया है। लॉट साइज़ की बात करें तो आपको इसमें एक लॉट में मिनिमम 1200 शेयर्स को अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका अमाउंट 1,33,200 रुपये निकल के आता है। टोटल आईपीओ की इशू साइज की बात करें तो कंपनी 53 करोड़ 41 लाख रुपए इन्वेस्टर्स से आईपीओ के जरिए लेने वाली है और ये पूरा 53 करोड़ 41 लाख का पोर्शन फ्रेश इशू रहने वाला है। इसका मतलब है जो भी पैसा कंपनी इन्वेस्टर्स से लेने वाली है वो सारा पैसा कंपनी की ग्रोथ में काम आने वाला है। अब कैटेगरी वाइज इन्वेस्टर्स की बात करें तो 50% पोर्शन रिटेल कैटेगरी के लिए रखा गया है और अदर बाकी सारी जो कैटेगरीज है एनआईआई और क्यूआईबी उनके लिए 50% पोर्शन रखा गया है। तो दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस है हमें आईपीओ अलॉट होने के। एक तो आईपीओ की साइज भी काफ़ी बड़ी है और साथ में 50% पोर्शन रिटेल कैटेगरी के लिए रखा गया है। अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अभी 100% शेयर होल्डिंग कंपनी के प्रमोटर्स के पास है, जो आईपीओ के बाद घट के 75% से कम रह जाएगी दोस्तों। मुझे दोस्तों कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग इसमें काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है आईपीओ के बाद भी, तो ये काफ़ी अच्छा है कंपनी के नज़रिए से। अब अगर दोस्तों आपको इसमें अप्लाई करना है तो आपको रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट को अप्लाई करना पड़ेगा, उसमें 1200 शेयर्स हो जाते हैं, उसका अमाउंट 1,33,200 रुपये निकल के आता है। आप मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में एक ही लॉट को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको 2 लॉट अप्लाई करना है तो आपको एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा, उसमें 2400 शेयर्स हो जाते हैं और उसका अमाउंट 2,64,400 रुपये निकल के आता है। चांसेस की बात करें दोस्तों तो रिटेल कैटेगरी में अलॉट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। अगर आपको 2 लॉट अप्लाई करना है तो रिटेल कैटेगरी में ही अप्लाई करिएगा। आप अपने और फैमिली मेम्बर के डीमेट अकाउंट से अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों कंपनी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज़ की बात कर लेते हैं। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 26 से ज़्यादा निकल के आ रहा है। मार्केट कैप की बात करें कंपनी की, अगर 111 रुपये पे आईपीओ की लिस्टिंग होती है तो 202 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कंपनी का मार्केट कैप निकल के आता है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 13 से 15% के बीच में कंपनी के ये तीनों रेशियोज है दोस्तों। थोड़े से दोस्तों कंपनी के रिटर्न्स के परसेंटेज थोड़े से कम है, अगर 17 से 18% होते तो काफ़ी अच्छा होता। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि कंपनी जो आईपीओ के जरिए पैसा लेने वाली है इन्वेस्टर्स से 53 करोड़ 41 लाख रुपए, उसको कहाँ पे काम में लेने वाली है। उससे हमें थोड़ा सा कंपनी का फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में थोड़ी सी मदद मिलेगी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स आगे आने वाले समय में किस तरह के रह सकते हैं। कंपनी दोस्तों उस पैसे को थोड़ा सा अपना लोन चुकाने में काम में लेने वाली है और कुछ इसके वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने वाली है, और आईपीओ लाने में इसका कुछ खर्चा हो रहा होगा तो उसमें भी ये थोड़ा सा पैसा काम में लेने वाली है। कंपनी के ऑब्जेक्टिव देखने के बाद दोस्तों मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि कंपनी कुछ भी ऐसा नहीं करने वाली है जिससे इसके आने वाले समय में फाइनेंशियल्स इम्प्रूव हो। बस ये थोड़ी सी अपनी बोरोविंग्स को कम करने वाली है। ना तो दोस्तों ये कंपनी किसी से कोलैबोरेशन कर रही है या फिर किसी छोटी कंपनी को एक्वायर कर रही है, तो ऐसा मुझे इसका कोई मार्केट कैप आने वाले समय में ऐसा कोई बढ़ता हुआ नज़र आ नहीं रहा है। कंपनी के ऑब्जेक्टिव को देखकर दोस्तों मुझे सिर्फ ऐसा ही लग रहा है कि कंपनी को सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर होना है और ट्रेड होना है।
ऐसा मुझे दोस्तों कुछ लग नहीं रहा है कि आने वाले समय में कंपनी इन्वेस्टर्स को कुछ बम्पर ग्रोथ दे सकती है। और दोस्तों कंपनी के अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो कंपनी की ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड नहीं चल रही है, इसकी बिल्कुल ज़ीरो डिमांड चल रही है। इसका मतलब है 111 रुपये पे ही इसकी लिस्टिंग देखने को हमें मिल सकती है बस। अब दोस्तों हमने कंपनी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को डिस्कस कर लिया है। ये सभी डिटेल्स जानने के बाद आपने अपना क्या मन बनाया है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या फिर नहीं करने वाले हैं? और अगर दोस्तों आपने अपना मन बनाया है इसमें आईपीओ में अप्लाई करने का, तो एक बार आप आरएचपी और डीआरएचपी को ज़रूर रीड करिएगा जो कंपनी ने जारी किया है।